हर शहर के कोने में कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जो समझना हर किसी के बस की बात नहीं। ये राज अक्सर कहानियों का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन असल में वो वाकयात कुछ और ही होते हैं। ऐसी कहानियाँ जो इंसान की रूह तक को लर्जा देती है। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो उन्हीं असल वाकयों में से एक है जो सुनकर आपके होश तक उड़ जाएंगे। मेरा नाम है अहमद अली और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरी टाइम। चैनल पर आने वाले तमाम नए सारिफीन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बआसानी मौसूल होते रहें। मौजू का आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी ज़रूर पढ़िएगा। आज जो मैं वाकया आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये एक सच पे मबनी है जिसके बारे में बहुत से यूट्यूबर्स ने अपने अपने नज़रियात पेश किए हैं, लेकिन इस वाकये के बहुत से ऐसे पहलू हैं जो कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए गए। आज मैं ये वाकया आपके साथ पूरी तफसील के साथ शेयर करूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लॉन्ग आइलैंड, न्यूयॉर्क का एक छोटा सा इलाका। इस इलाके में एक शानदार और बेहद खूबसूरत घर बना हुआ था, लेकिन वो घर एक अजीब सी खामोशी से ढका हुआ था। ये घर दिखने में काफ़ी सुंदर था। 2 मंजिला घर जो वाइट पेंट से ढका हुआ था। सामने एक छोटा गार्डन और पीछे एक नदी बह रही थी। बाहर से देखने वाले कहते थे कि ये एक ड्रीम हाउस लगता है, लेकिन 1947 के नवंबर में ये घर एक ऐसी कहानी का मरकज़ बन गया जो आज तक दुनिया को डरा रहा है। एक फैमिली जो मार्क हेनरी के नाम से मशहूर थी वो इस घर में रहती थी। इस फैमिली का सबसे बड़ा बेटा जिसका नाम हेनरी था, उसके वालिद जिनका नाम मार्क हेनरी था। हेनरी की उम्र 23 साल थी और इसकी ज़िंदगी काफ़ी नॉर्मल थी। उसके वालिद मार्क हेनरी एक सख्त मिजाज आदमी थे जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते थे और अपने बच्चों को मारा पीटा करते थे। घर का माहौल काफ़ी टेंशन से भरा रहता था। हेनरी बचपन से ही अपने बाप की सख्त मिजाजी से तंग था। स्कूल में भी उसे लोग लेज़ी और शॉर्ट टेम्पर कहते थे। वक्त गुजरता गया और हेनरी ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। हीरोइन और एलएसडी जैसे नशों में मुबतला होने लगा। वो अपनी माँ और बहन भाइयों से दूर होता जा रहा था। फैमिली उसके बिहेवियर से काफ़ी परेशान रहती थी। किसी ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो बहुत ख़तरनाक कदम उठाएगा। 13 नवंबर 1974 की रात वो फैमिली अपने घर में रूटीन के हिसाब से अपना वक्त गुजार रही थी। बच्चे होमवर्क कर रहे थे और उनकी माँ किचन में खाना बना रही थी। मार्क हेनरी उस वक्त टीवी देख रहा था और सबने डिनर किया और डिनर के बाद अपने कमरे में जाकर सो गए। घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस रात हेनरी को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था और उसके कान में काफ़ी गुस्सा और शोर और पुकार की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रात को 3 बजे उसने अपनी अलमारी में से एक राइफल निकाली जो उसने शिकार के लिए रखी हुई थी। रात के 3 बजे हेनरी धीरे से अपने कमरे से बाहर निकला। जब उसने दरवाज़ा खोला तो घर में बिल्कुल खामोशी हो रही थी। उसके कदम हल्के हल्के ज़मीन पर पड़ रहे थे। सबसे पहले वो अपने माँ बाप के कमरे में गया और देखा कि वो दोनों वहाँ काफ़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। हेनरी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी राइफल उनके सर की तरफ उठाई और गोली चला दी। पहले एक गोली, फिर दूसरी। उसके माँ बाप उसी वक्त मर गए। कमरे में हर तरफ खून ही खून फैल गया था और एक अजीब सी बदबू फैल गई थी। लेकिन हेनरी उस वक्त रुका नहीं। उसके चेहरे पर ना कोई डर और ना कोई गम था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था उसे। और फिर वो अपने छोटे भाई हैरी और जॉन के कमरे की तरफ गया। दोनों गहरी नींद में थे। फिर हेनरी उनके बेड के पास खड़ा हुआ, उन दोनों को टारगेट किया और गोली चला दी। गोली की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने चीख नहीं मारी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सब नींद की गोलियां खाकर सो रहे हैं और वो दोनों एक पल में ही मौत की घाट उतर गए थे। और तभी हेनरी का अगला कदम उसके बहन के कमरे की तरफ था, जहां उसकी एक बहन कैरमिला डायमंड
और दूसरे एलिसन दोनों सो रही थीं। हेनरी ने उन्हें भी बिना जगाए गोली मार दी और उनका खून पूरे कमरे में फैल गया। अब घर के 4 कमरों में लाशें पड़ी हुई थीं। पूरा खानदान सोते हुए ही कत्ल कर दिया गया था। लेकिन सबसे हैरत की बात यह थी कि किसी ने गोली की आवाज़ पर जागकर भागने की कोशिश नहीं की और न ही किसी के चीखने की आवाज़ आई। इन्वेस्टिगेटर्स ने बाद में ये कहा कि अनबिलीवेबल बात है, राइफल में साइलेंसर नहीं था, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं आया। कुछ लोगों का कहना था कि शायद हेनरी ने घर वालों को नींद की गोलियां दी हुई थी और कुछ लोगों का कहना था कि शायद उस वक्त पैरानॉर्मल फोर्स उसके साथ थी, जो उस रात सबको गहरी नींद में डुबाए हुए थी। अगली सुबह हेनरी बिल्कुल नॉर्मल रूटीन की तरह रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने दोस्त के साथ बाहर गया, फिर वहाँ से अपने काम पर गया और ऐसा बिहेव कर रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। रात को उसने पुलिस को कॉल की और चिल्ला चिल्ला के कहा, मेरे घर वालों को किसी ने मार दिया है, मेरी मदद करो, जल्दी आओ। पुलिस जब पहुंची तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जो उनके लिए ज़िंदगी भर भूलना नामुमकिन था। हर कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी और पूरे घर में खून ही खून फैला हुआ था और खून की बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने हेनरी से पूछा तो पहले उसने कहा कि शायद कोई माफिया के लोग आए होंगे, लेकिन जब इंटेरोगेशन किया तो उसका झूठ ज़्यादा देर तक नहीं चला और आखिरकार उसने कन्फेंस कर लिया कि हाँ, मैंने इन सबको मारा है। वो कहता था कि उसके दिमाग में अजीब अजीब सी आवाज़ें आती थीं, जैसे कोई उसे फोर्स कर रहा हो कि इन सबको ख़त्म कर दो। उसका ये कन्विंस करना पुलिस और मीडिया के लिए बहुत शॉकिंग था। 1975 में उसका एक ट्रायल हुआ। उसके लॉयर ने कहा यह सब एक एंजाइटी की वजह से कर रहा था, लेकिन जज ने उसे उस वक्त एक कातिल करार दे दिया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। आज भी वो जेल में कैद है, लेकिन ये वाकया यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो घर अब बिल्कुल बंद हो चुका था। एक ऐसा खूबसूरत घर जो लोगों के लिए एक ड्रीम हाउस था, अब वो एक मौत का मरकज़ बन चुका था। और मार्क हेनरी की फैमिली के मर्डर के ठीक 1 साल के बाद वहाँ एक नई फैमिली आई। उन्होंने ये घर ख़रीद लिया। जॉर्ज और उसकी वाइफ कैटी, उनके 3 बच्चे, वो इस घर में आए। ये घर उनको बहुत सस्ते दामों पर मिल गया था। मार्केट के मुताबिक उस वक़्त इतना बड़ा घर कभी भी इतने कम कीमत पर नहीं मिलता था। रिटेलर ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि इस घर में एक पूरी फैमिली का एक साथ कत्ल हुआ था। मगर जॉर्ज और कैटी ने सोचा, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी इस घर में। और ये जो बता रहा है ये सब पुरानी बातें हैं। उनके तीनों बच्चे घर को देखकर काफ़ी खुश हुए। नया बेडरूम, बैकयार्ड और नदी किनारे घूमकर सबको अच्छा लगने लगा। उनका ये मानना था कि ये घर उनके लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एक खौफनाक दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं। शिफ्टिंग के वक्त जॉर्ज को अजीब सी फीलिंग आई। घर खाली होने के बावजूद भी काफ़ी शोर से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर की दीवारों तक में कोई बसा हुआ है। जॉर्ज की वाइफ कैटी ने भी महसूस किया कि घर के कुछ हिस्से काफ़ी गर्म और कुछ हिस्से काफ़ी ठंडे हो रहे हैं। और पहली रात जब सब अपने कमरों में सो रहे थे तो कैटी ने ख्वाब में देखा कि उसके घर में एक लड़का राइफल लेकर चल रहा है और तभी उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो चीख कर उठ गई। जॉर्ज ने उसे तसल्ली दी कि सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब कैटी के लिए काफ़ी खौफनाक था। जॉर्ज एक नॉर्मल इंसान था। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता था, मगर इस घर में आने के बाद उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी बदल गई थी। उसे काफ़ी सर्दी महसूस होती थी। वो फायर प्लेस के सामने घंटों घंटों बैठा रहता था। दिन ब दिन वो ज़्यादा एग्रेसिव और शॉर्ट टेम्पर्ड होता जा रहा था। कैटी ने महसूस किया कि उसका शौहर काफ़ी बदलने लगा है या वो किसी चीज़ से परेशान हो रहा है। और जॉर्ज रोज़ रात को 3:15 पर उठता और खिड़की से बाहर देखने लगता और ऐसा लगता था कि जैसे उसे वहाँ कोई नज़र आ रहा है या वो किसी से बात कर रहा है।
बच्चों ने भी जल्द ही घर में अजीब अजीब आवाज़ों का जिक्र शुरू कर दिया था। कभी किसी के भारी कदमों से चलने की आवाज़ें, तो कभी दरवाजे अपने आप खुलते और बंद हो जाते थे। कभी बेसमेंट से कोई भारी चीज़ घसीटने की आवाज़ आती थी। एक दफ़ा उनकी छोटी बेटी ने कहा, मॉम, मैंने एक अजीब सा जानवर देखा जो बहुत खौफनाक था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। कैटी ने पहले उसकी इस बात को इग्नोर किया, लेकिन अगले दिन जब वो उस बच्ची के कमरे की खिड़की बंद कर रही थी, तो उसे खिड़की के सामने एक अजीब सा जानवर नजर आया जिसका चेहरा काफ़ी खौफनाक था और वो काफ़ी डर गई थी। उसने फौरन क्रॉस लेकर अपने बच्चों के बेड के पास रख दिया और एक दिन कैटी ने देखा कि उनकी ड्राइंग रूम की दीवार से लाल रंग टपक रहा है। उसे लगा कि शायद कोई पेंट गिर रहा होगा, लेकिन जब जाके उसने हाथ लगाया तो वो काफ़ी गर्म था और उसमें खून जैसी स्मेल आ रही थी। जॉर्ज ने भी देखा, लेकिन उसे लगा कि शायद कोई पाइप का मसला होगा। जब उसने प्लम्बर को बुलाया तो उसने कहा यहाँ कोई लीकेज नहीं है। कुछ देर तक जॉर्ज और कैटी एक दूसरे की तरफ देखते रहे और फिर उसी दिन उन्होंने चर्च से फादर को बुलाया। फादर जब उनके घर आए तो उन्होंने आके बाइबल पढ़ना शुरू की, लेकिन जिस वक्त फादर बाइबल पढ़ रहे थे तो उसी वक्त उनके कान के पास एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उनका हाथ जला रहा है। फादर फौरन उस घर से निकले और चर्च जाके जॉर्ज को कॉल की। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस घर से निकल जाएं। मगर जॉर्ज ने कहा, हम अभी इस घर में नए आए हैं और अभी हम दूसरे घर को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और तभी उनकी छोटी बेटी ने कहना शुरू कर दिया कि उसकी एक दोस्त है जिसका नाम जूडी है। जब कैटी ने उससे पूछा कि तुम्हारी दोस्त दिखने में कैसी है, तो उसने कहा, वो एक अजीब से शक्ल की है और ऐसा लगता है कि जैसे वो काफ़ी ज़ख्मी है और वो मुझे अक्सर खिड़की से खड़े होकर देखती है। एक रात जॉर्ज ने देखा कि उस बच्ची के कमरे की खिड़की से दो लाल आंखें चमकती हुई नजर आ रही थीं। वो भागकर घर से निकला और उस कमरे की खिड़की की तरफ गया, लेकिन उस वक्त वहां कोई नहीं था। बाहर सिर्फ बर्फ पड़ी हुई थी और उस बर्फ के ऊपर किसी के पैरों के निशान थे, ऐसे कि जैसे कोई बड़ा जानवर वहां से चल के गया हो। एक रात कैटी ने अपने ख्वाब में देखा कि वो बेड पर सो रही है और एक ना नजर आने वाली मखलूक उसके चेहरे को नोच रही थी। अगले दिन जब उसने उठ के शीशे में देखा तो उसके चेहरे पे कुछ खरोच के निशान थे। उसने जॉर्ज को दिखाया, लेकिन जॉर्ज ने उसकी इस बात को कोई सीरियस नहीं लिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कैटी ने उस रात एक और ख्वाब देखा कि एक औरत जो अपने बच्चों को बिस्तर पर सुला रही है। कुछ देर के बाद एक आदमी आता है और उन्हें गोली मार देता है। और जब वो अपनी नींद से उठी तो उसे अचानक उसी रिटेलर की बात याद आई जिसने उससे कहा था कि इस घर में पूरी फैमिली का एक साथ कत्ल हुआ था और ये सब सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर हो रहा था। जॉर्ज की फैमिली को लगने लगा था कि उनके साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा है, बल्कि कोई बहुत खतरनाक एनर्जी उनके साथ है जो उन्हें कदम कदम पर नुकसान पहुंचाना चाहती है। मगर सबसे खतरनाक चीज़ अभी उनके साथ होनी बाकी थी, जिस चीज़ का उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। जब दिसंबर 1975 का दूसरा हफ्ता शुरू हुआ, तब तक जॉर्ज की फैमिली पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। रोज़ नए और खौफनाक वाक़यात होते जा रहे थे। जॉर्ज का चेहरा काफ़ी पीला पड़ चुका था और वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा था। उसकी दाढ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी, जैसे कोई उसे बूढ़ा कर रहा हो। हाँ, वो हर वक्त गुस्से में रहता और उसे अजीब सा चिड़चिड़ापन रहने लगा था। कैटी भी काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी और उसे हर रोज़ खौफनाक ख्वाब नज़र आते थे, जैसे कभी बहता हुआ खून और किसी की चीखों पुकार की आवाज़ें। और बार बार उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो उस फैमिली को कत्ल होते हुए देख रही है। और कभी कभी उसे सोते हुए ऐसा महसूस होता कि जैसे वो हवा में उठी हुई है। एक दफ़ा जॉर्ज ने खुद देखा कि कैटी हवा में उठी हुई है और एकदम बेड से उठ के नीचे गिर गई। बच्चे भी अब रोज़ रात में चीख कर उठ जाते। उनका कहना था कि कोई उनके कान में ज़ोर से आके बोलता है
मैं तुम्हें मार दूंगा। एक दिन जॉर्ज ने डिसाइड किया कि वो घर के बेसमेंट को एक्सप्लोर करेगा। वहाँ उसे एक हिडन चैम्बर मिला जो पहले कभी उन्होंने नोटिस नहीं किया था। उस कमरे की दीवार का रंग काला था और उस कमरे का माहौल भी काफ़ी अजीब सा था। और उस जगह काफ़ी अजीब सी स्मेल आती थी, जैसे किसी ने सालों से यहाँ पे कोई मरे हुए जानवर फेंके हो। तभी उसकी बेटी ने कहा, ये उस जानवर का घर है जो मुझे खिड़की से नजर आता है। और तभी जॉर्ज और कैटी ने घबराकर वो दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल और ख़तरनाक हो गया। और हर रात 3:15 पे घर से अजीब सी खौफनाक आवाज़ें आती थीं। किसी के चिल्लाने की आवाज़ें तो किसी के भारी कदमों की आवाज़ें आती थीं। एक रात जब कैटी अपने कमरे में सोने के लिए आ रही थी तो उसने अपने बेड पर एक अजीब सा जानवर देखा जो दिखने में काफ़ी खौफनाक और काफ़ी बदसूरत था। लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। और कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था जैसे वो कैटी की तरफ हमला करने आ रहा है, लेकिन देखते ही देखते वो वहां से गायब हो गया। और फिर जॉर्ज को भी बार बार वही लाल आंखों वाला जानवर दिखाई देता था उस खिड़की की तरफ से। एक रात जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ था तो उस वक्त उसे अपने रिफ्लेक्शन के पीछे दूसरा चेहरा नजर आया जो बिल्कुल जॉर्ज जैसा था। और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। अगली सुबह जॉर्ज के पास चर्च के फादर का फ़ोन आया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से चर्च के फादर जॉर्ज को कॉल किए जा रहे थे, लेकिन जब भी वो कॉल करते तो उस वक्त सिग्नल का काफ़ी प्रॉब्लम होता। ऐसा लगता था कि जैसे लाइन ड्रॉप हो रही है। बिलाखिर एक दिन फादर ने कॉल की। जॉर्ज ने जैसे ही फ़ोन उठा के हेलो कहा, बस फादर ने इतना कहा कि तुम लोग जल्द से जल्द वो घर खाली कर दो। और फिर अचानक चर्च के फादर के हाथ जलना शुरू हो गए। उनके हाथ से फ़ोन गिर गया और फ़ोन बंद हो गया था। जॉर्ज ने उस वक़्त उनकी बात को सुना और नज़रअंदाज कर दिया। और दूसरी तरफ दिन ब दिन कैटी को खौफनाक ख्वाब आने लगे थे। एक दिन उसने अपने आप को ख्वाब में हेनरी की माँ की जगह देखा और वो ख्वाब में अपने बच्चों का कत्ल होते हुए देख रही थी। अगले दिन उसने उठ के जॉर्ज को ये सब बताया, लेकिन उस वक़्त जॉर्ज का रवैया काफ़ी बदला हुआ था। उसने एक भारी आवाज़ में कहा, तुमने भी वो सब देखा? मैं भी उस रात वहाँ था और मैंने खुद उन्हें मारा है। ये सुनकर कैटी के खून जम सा गया था। वो यही सोच रही थी कि क्या जॉर्ज के जिस्म में अब हेनरी की रूह दाखिल हो गई है। और उस वक़्त वो फ़ौरन वहाँ से दूसरे कमरे की तरफ चले गई। बच्चों की हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। वो बच्चे अक्सर कहते कि उन्हें चीखों की आवाज़ें सुनाई देती हैं और अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे हेनरी उनसे कह रहा है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। छोटी बेटी अपनी गुड़िया से बातें करती है और कहती थी कि हेनरी कहता है कि मुझे अपने साथ खेलने दो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगा। 28 दिन के बाद जनवरी 1976 की एक रात जो उनके लिए सबसे खतरनाक थी। जॉर्ज को बेसमेंट की तरफ से काफ़ी अजीब आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ कोई दीवार तोड़ रहा है और कोई हंस रहा है। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि दीवार से खून बह रहा है और उसे उस चैम्बर की तरफ से अजीब सी घंटियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ पे वही अजीब सा जानवर एक इंसानी साए के साथ खड़ा हुआ था। दोनों की आंखें लाल और चमक रही थीं। तभी अचानक उसे ऊपर से कैटी के चीखने की आवाज़ आई। जब जॉर्ज भागकर बेडरूम की तरफ गया तो उसने देखा कि कैटी हवा में लटकी हुई थी और उसका चेहरा बिल्कुल बूढ़ी औरत जैसा हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी का सफर एक ही पल में गुजर गया हो। बच्चे अपने बेड पर खड़े हुए चीख रहे थे और कमरों की दीवारों पर से खून बह रहा था। जॉर्ज ने फौरन सबको उठाया और अपना सारा सामान छोड़कर दरवाज़ा लॉक किए बिना घर से बाहर भागना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में काफ़ी तेज़ बर्फ गिर रही थी और उनके पीछे उस घर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। लेकिन अगली सुबह वो अपने घर वापस आना चाहता था अपना सामान उठाने के लिए। लेकिन तभी कैटी ने उसे ये कहकर मना कर दिया कि उस घर में जो मखलूक है वो इस वक्त हमारी दुश्मन बनी हुई है। तभी जॉर्ज ने अपने दोस्तों से राब्ता करके उनसे वहां से वो सारा सामान निकलवा लिया। इस हादसे को 4 से 5 साल गुजर चुके थे, लेकिन उन बच्चों के दिल में उस घर का खौफ काफी बैठा हुआ था। और बाद में
उन्होंने मीडिया के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वक्त के साथ साथ ये सारी बातें लोगों के ज़बानों पर आने लगी। जो तकलीफ, जो परेशानी उस फैमिली ने वहाँ बर्दाश्त की थी। कई जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने इनके केस को स्टडी किया। कुछ लोगों का कहना था कि ये सब एक झूठ है, लेकिन बहुत से लोग कहते थे कि जॉर्ज के फैमिली के साथ असल में कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जो हमारी सोच से भी ज़्यादा खौफनाक था। और आज तक वो घर एक ड्रॉनी मिस्ट्री बना हुआ है। एक तरफ मार्क हेनरी की फैमिली और दूसरी तरफ जॉर्ज की फैमिली का हॉरर एक्सपीरियंस। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या सच में कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी? जो भी सच हो, एक बात यकीनन है कि न्यूयॉर्क का वो घर दुनिया के हॉन्टेड घरों में शुमार किया जाता है, जिसके ऊपर कई मूवीज़ भी बन चुकी हैं। लेकिन वो मूवीज़ उस घर में जाकर किसी ने नहीं बनाई। 1983 में उस घर में जाकर एक हॉरर मूवी शूट की जा रही थी। शूटिंग के दौरान ही कुछ लोगों की वहीं मौत हो गई, लेकिन उनकी मौत की वजह आज तक किसी को समझ में नहीं आई। वो घर अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। लोग बस दूर से जाते हैं और उस घर को देखते हैं और महसूस करते हैं कि उस घर में गुजरे हुए लोगों के साथ क्या हालत हुई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वाक़या पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस मुल्क, किस शहर और किस इलाके से हमारी वीडियो देख रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।